हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्वागत है आपका 12th OCM, अरे गलती से मिस्टेक हो गई, 12th इकोनॉमिक्स के एक्स्ट्रा इनिंग्स में। स्टूडेंट, सिलेबस खत्म हो चुका है और हम फिलहाल देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक देखने का आज है एपिसोड नंबर 3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है 20 मार्क्स का, और ऐसे 20 मार्क्स जिसमें से एक आधा मार्क्स भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे मार्क्स नॉर्मली हम बोलते हैं ना, थ्योरी में तो पूरे मार्क्स कभी मिलते ही नहीं है, लेकिन हम फिलहाल ऐसे 20 मार्क्स का स्टडी कर रहे हैं जिसमें 20 में से 20 मिलने ही चाहिए। और आज इसी सीरीज का एपिसोड नंबर 3 है। स्टूडेंट्स, फाइनली हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने वाले। बड़ा सा क्वेश्चन है, अगर सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर बताना होता तो शायद एक एपिसोड में खत्म हो गया होता, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में आंसर के साथ, कंसेप्ट के साथ नॉलेज भी दिया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए टाइम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर भी आपका टाइम प्रेसियस है, तो बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट आज का पार्ट। ऑब्जेक्टिव्स खत्म करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बैंक का, और स्टार्ट करते हैं विद ग्रेट थॉट। एंड थॉट ऑफ द डे इज स्टे फोकस्ड। छोटा सा थॉट है, स्टे फोकस्ड। बोलने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन प्रैक्टिकली करने के लिए बहुत डिफिकल्ट। क्योंकि स्टूडेंट्स, आज के डेट में 2021 में स्टूडेंट्स को इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है कि सब डिस्ट्रैक्शन बाजू में रखे फोकस करना डिफिकल्ट बन चुका है। एक्चुअली बन चुका नहीं, बना लिया है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो यही है जो अभी आपके हाथ में है, क्या? मोबाइल। एग्जैक्टली इसमें एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भर के रखे आपने, जो सोशल मीडिया आपको लोगों से करंट रखने के लिए है। और आपको लगता है कि आपने अगर सोशल मीडिया एक्टिवेट नहीं किया, ऑन नहीं किया, तो दुनिया को आपके बारे में अपडेट नहीं पता चलेगी। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ये लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दो बच्चों, मेरी बात अलग है, मैं कर चुका हूं ना एजुकेशन, तो आप सब्सक्राइब कर दो नीचे। आपकी बात बोल रहा हूं, जो लाइक है, कमेंट्स है, उस पर ध्यान देना बंद करो। दिस इज द टाइम टू परफॉर्म, स्टेटस क्रिएट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, कोरोना जैसे भी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपके लिए, एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे बहुत सारे डाउट्स क्रिएट करके रखे न्यूज ने, सोसाइटी ने, फ्रेंड्स ने, सोशल मीडिया ने, सब बाजू में रखे। फिलहाल फोकस करना सीखो। हमारे पास बहुत लिमिटेड डेज है, और इन लिमिटेड डेज में हम अपना 100% कैसे देंगे और रिजल्ट कैसे इंप्रूव करेंगे। ओके, सो बहुत सारे सिलेबस में से फोकस रहने के लिए एक क्वेश्चन बैंक आपके लिए लेके आया हूं। तो करते हैं शुरुआत आज के एपिसोड नंबर 3। और क्वेश्चन आपके, अगर आपने एपिसोड नंबर 1 और 2 नहीं देखा बच्चों, देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लो। मैंने इको, ओसी, एसपी तीनों सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिवली सब एपिसोड्स अपलोड कर रहा हूं। जैसे जैसे अपलोड्स ऐड हो रहे हैं एपिसोड्स, वैसे आपको लिंक भी प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो अपडेट्स भी मिलते जाएंगे, सो दैट नेक्स्ट एपिसोड जो आए वो आपको जल्दी से समझ जाए। चलो करते हैं शुरुआत। यस, सबसे पहले दिया है फाइंड द ऑड वर्ड। ओके, ऑड वर्ड मतलब देखो 4 नाम दिए हैं, इसमें से ऑड पॉइंट कौन सा है वो हमें पॉइंट आउट करना है। ठीक है, लेट्स सी। देखो, इसमें तो प्लस पॉइंट ऐसा है बच्चों कि हमें तो टाइटल भी दिया हुआ है। ओके, नॉर्मली सिर्फ 4 वर्ड दे देते हैं ना, इसमें से जो भी ऑड मैन आउट है या फिर ऑड वर्ड है फाइंड करो। यहाँ पे तो रीजन भी दिया है, मतलब ये भी दिया है कि आपको क्या ऑड निकालना है। देखो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन में लेता हूं, क्या दिया है? फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर कौन से देखने हैं, जो नहीं है वो ऑड वर्ड है, सीधी बात। प्राइस थ्योरी, स्लाइसिंग मेथड, लिमिटेड स्कोप, ये सब पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन लंपिंग मेथड ये पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और ये माइक्रो का ना होने की वजह से ये आ गया ऑड वर्ड। ओके, ये हमारा ऑड वर्ड आउट, समझ रहे हो? तो टाइटल देने का ये फायदा है बच्चों। अभी स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप, अगर आपको चार्ट याद होगा, टेक्स्ट बुक में चार्ट दिया ना, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, theory of product pricing, theory of income and employment, theory of general price level, macro theory of distribution। ओके, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा है बच्चों, मतलब मैक्रो वाली चीज रहेगी, और जो मैक्रो वाली चीज नहीं है वो एक्सेप्शन रहेगा। ठीक है, तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफकोर्स ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल का स्टडी है। जनरल प्राइस लेवल और मैक्रो थ्योरी है, तो सवाल ही नहीं आता, नाम में ही मैक्रो है। बस थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है बच्चों, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग ये वाला जो पार्ट है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, सो दिस वन इज एक्सेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शन कौन से है? हॉबीज, यस। एडिक्शन,
यस, अगर हमें किसी चीज का एडिक्शन रहा तो लॉ ऑफ डीएमयू हम पे इम्पैक्ट नहीं करता। माइजर, कंजूस आदमी को जितना पैसा बढ़ता जाए यूटिलिटी बढ़ते जाती है। स्पेक्यूलेशन, यस स्पेक्यूलेशन बच्चों, स्पेक्यूलेशन ये जो पॉइंट है, दिस इज एजम्पशन, स्पेक्यूलेशन इज एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, सॉरी स्पेक्यूलेशन इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, गलती से मिस्टेक, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है कि बाकी सब लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शन है, तो बाकी है ये ऑड वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी के कौन से टाइप है, लेट्स सी। टोटल यूटिलिटी देखते हैं, टाइम यूटिलिटी, पोजीशन, सर्विस, यस है। टोटल यूटिलिटी ये टाइप नहीं है सर, लेकिन टोटल यूटिलिटी नाम तो देखा हुआ लग रहा है बच्चों। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी में दो है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, वो कंसेप्ट है, टाइप नहीं है। नेक्स्ट, एजम्पशंस टू लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के लिए क्या क्या एज्यूम किया, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम कांस्टेंट हो, ठीक है। नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, कार्डिनल मेजरमेंट, हो आ गया बच्चों कार्डिनल मेजरमेंट। ये जो एजम्पशन है, एजम्पशन तो है लेकिन ये किसका एजम्पशन है, दिस इज एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, मतलब ऐसा एज्यूम किया जाता है कि यूटिलिटी नंबर्स में हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड के कौन से टाइप है, चलो देखते हैं। इंडिविजुअल डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, ओके। अब इससे याद आया, इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड, राइट, ये दोनों भी नाम हमने देखे हुए हैं, लेकिन हाँ ये क्या है, दीज आर कंसेप्ट्स ऑफ डिमांड, ओके। कंसेप्ट्स ऑफ डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड आता है, ये टाइप्स है, डायरेक्ट, कॉम्पिटिटिव, कंपोजिट, दीज आर द टाइप्स। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी के क्या टाइप है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला है बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस नहीं बोला हुआ है। तो देखो, यूनिटरी इलास्टिसिटी, ओके, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, यस दीज आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सर ये क्या है यूनिटरी इलास्टिसिटी इज टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ओके। ये जो प्राइस इलास्टिसिटी इसका सब टाइप है, वो समझ रहे हो, तो यूनिटरी इलास्टिसिटी इज योर आंसर। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन सा मेथड यूज करके हम प्राइस इलास्टिसिटी मेजर कर सकते हैं, लेट्स सी बच्चों, कौन से मेथड देखो, रेशो मेथड, टोटल आउटले मेथड, इनकम मेथड, अरे ये सब तो मेथड है यार, यस ये मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, ये तीन मेथड है जिनका यूज करके हम प्राइस इलास्टिसिटी मेजर कर सकते हैं। लेकिन कहीं तो देखा है सर ये इनकम मेथड नाम, बच्चों इनकम मेथड है लेकिन नेशनल इनकम मेजर करने वाला मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, एज द प्राइस इंक्रीज सप्लाई आल्सो इंक्रीज, लेकिन उसके लिए एक्सेप्शन क्या है देखते हैं। एक्सेप्शंस में अर्जेंट नीड फॉर कैश, सही बात है, अगर मुझे कैश की अर्जेंट नीड रही तो प्राइस कम क्यों ना हो, मैं ज्यादा सप्लाई कर दूंगा क्योंकि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है। पेरिशेबल गुड्स, मुझे पता है आज शाम तक अगर मेरे पास जो वेजिटेबल्स है अगर बेचे नहीं गए तो खराब हो जाएंगे, तो प्राइस कम क्यों ना हो मैं बेच दूंगा क्योंकि उसकी लाइफ लिमिटेड है, यस ये भी सही है। एग्रीकल्चर गुड्स, हाँ यार एग्रीकल्चर गुड भी एक्सेप्शन है, क्यों, कितना भी सप्लाई बढ़े, सॉरी प्राइस बढ़े, सप्लाई कैसे बढ़ाओगे, मानसून होगा बारिश होगी तो ही सप्लाई बढ़ेगा, ये प्राइस के हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ सकता, यस सो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन। अगर हम बात करें प्रेस्टीज गुड्स की, ओके, प्रेस्टीज गुड्स का क्या संबंध भाई, यस ये एक्सेप्शंस टू, ये भी एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन किस लिए है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के लिए एक्सेप्शन है। नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड में कैसा है, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन ये प्रेस्टिजियस गुड्स में ऐसा नहीं होता, प्राइस बढ़ रही है डिमांड ज्यादा, भाई प्रेस्टिजियस गुड्स ज्यादा खरीदते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट कंसेप्ट देखते हैं अभी, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट,
आइला सबके नाम में तो कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट कंसेप्ट तीन ही है बच्चों, टोटल, मार्जिनल और एवरेज। प्रोडक्शन कॉस्ट ये कॉस्ट कंसेप्ट का टाइप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। प्लेस के बेसिस पे अगर हम मार्केट देखें, लोकल मार्केट, हाँ ये प्लेस के बेसिस पे है ना, लोकल एरिया के लिए। नेशनल मार्केट, यस इंडिया की बाउंड्री के लिए। इंटरनेशनल मार्केट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, लॉन्ग पीरियड मार्केट, ये भी टाइप्स ऑफ मार्केट है बच्चों, लेकिन ये प्लेस के बेसिस पे नहीं है, टेन्योर या फिर टाइम के बेसिस पे है, ठीक है। सो दिस इज एक्सेप्शन। नेक्स्ट, सेलिंग कॉस्ट। अब इसमें से सेलिंग कॉस्ट कौन सी है? एक्सपेंडिचर ऑन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, हाँ टीवी पे आपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया, यस सेलिंग वाला एक्सपेंस है। होर्डिंग लगाया, ऑफ कोर्स। एग्जीबिशन किया, यस। मोबाइल हैंडसेट का क्या संबंध भाई? मोबाइल हैंडसेट इज नॉट सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। मोबाइल थोड़ी बांटने वाले हैं, दिस इज नॉट सेलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के कौन से टाइप है? प्राइस इंडेक्स नंबर, यस है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, वैल्यू इंडेक्स नंबर है। तो सर ये सिंपल इंडेक्स क्या है फिर? सिंपल इंडेक्स नाम तो देखा है, सिंपल इंडेक्स है क्या? इट इज मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने की मेथड है। नेक्स्ट, स्टेप इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। बच्चों अगर हमने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो उसमें कौन से स्टेप्स है? फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, सिलेक्शन ऑफ कॉस्ट, सिलेक्शन ऑफ आइटम, सिलेक्शन ऑफ प्राइस, कोटेशन। ओके बच्चों, अगर हमें कंपैरिजन मतलब इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो ऑफ कोर्स आइटम सिलेक्ट करने पड़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स ऐसा नाम है टॉपिक में, आइटम्स मतलब कमोडिटीज। बेस ईयर सिलेक्ट करना पड़ता है, प्राइस सिलेक्ट, आइटम भी सिलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ कॉस्ट ये इंडेक्स नंबर का पार्ट नहीं है, ठीक है, उसमें प्राइस देखा जाता है, सिर्फ कॉस्ट नहीं। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या क्या आता है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एलआईसी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, क्या संबंध उसका नेशनल इनकम के साथ, ठीक है। इट इज नॉट रिलेटेड एट ऑल टू नेशनल इनकम। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी कौन सी है? यस, डिफिकल्टीज में प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। यस बच्चों, डबल काउंटिंग, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, डबल काउंटिंग ना हो जाए, ये एक प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट इज अनरिलायबल डेटा, ये भी रियलिटी है। हम मेजर करने भी निकले, हमें इनकम कैलकुलेट करना है तो डिफिकल्टी है ना बच्चों, हमें एग्जैक्टली जो डेटा मिलता है रियलाइबल थोड़ी मिलता है। नेक्स्ट इज इलीगल इनकम, डिप्रिसिएशन। यस, depreciation also practical problem, difficulty in measuring national income। लेकिन इलीगल इनकम सर ये भी तो प्रॉब्लम है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में, इलीगल इनकम का पता नहीं चलता। यस बच्चों, इलीगल इनकम ये प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, लेकिन ये थियोरेटिकल डिफिकल्टी है, प्रैक्टिकल नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं, थियोरेटिकल डिफिकल्टी। नेक्स्ट, नो नॉन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट को नॉन टैक्स रेवेन्यू के कौन से सोर्सेस है? स्पेशल असेसमेंट, ओके, यस स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल सर्विस अगर हमने कुछ गवर्नमेंट से लिया तो उसके लिए अकॉर्डिंगली टैक्स देना पड़ता है। स्पेशल लेवी, जिससे वाइन पे, टोबैको पे एडिशनल स्पेशल लेवी टैक्स लगाया जाता है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नाम में ही टैक्स है, ये नॉन टैक्स में कैसे आएगा बच्चों? टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। एंड फीस ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को फीस वगैरह मिलती है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एग्जांपल मैंने फिलअप किया, कंपनी रजिस्टर करनी तो फीस कंपनी को इनकम रहेगा गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, ऑप्शनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ओके। बेसिकली दो टाइप के फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के लिए, एक ऑब्लिगेटरी और एक ऑप्शनल। ऑब्लिगेटरी बोले तो करना ही पड़ेगा, उसमें दो आते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्री, एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्ट करना है अपने कंट्री को, और दूसरा डिफेंस मेंटेन करना, सॉरी जस्टिस मेंटेन करना, ठीक है, ये ऑब्लिगेटरी होते हैं। देखते हैं, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, यस ये ऑप्शनल है। सोशल सिक्योरिटी मेजरमेंट, यस इट इज ऑल्सो ऑप्शनल। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, अभी मैंने बताया एक्सटर्नल अटैक से कंट्री को प्रोटेक्ट करना, ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा भाई, ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू डू इट, गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। और वेलफेयर मेजर, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड है, अगर वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर,
मनी मार्केट के कुछ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, देखते हैं। कोऑपरेटिव बैंक, यस ये ऑर्गेनाइज्ड का ही पार्ट है। कमर्शियल बैंक भी, आरबीआई भी। बस ये जो मनी लेंडर है बच्चों, इट इज अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट बट इट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। साहूकार, साहूकार होते हैं साहूकार, बहुत ब्याज लगाते हैं, डेंजर। ओके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। नेक्स्ट, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, मतलब इसमें सब अनरेगुलेटेड रहेगा, इसमें से कोई एक आइटम रहेगा जो अनरेगुलेटेड नहीं है, वो ऑड वर्ड रहेगा। देखते हैं। इंडिजिनस बैंकर्स, हाँ, देखते हैं। चिट फंड, निधि और लोन, हाँ ये तीनों की तीनों अनरेगुलेटेड एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो इंडिजिनस बैंकर है ना बच्चों, ये अनरेगुलेटेड नहीं, डायरेक्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट है, मनी मार्केट का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट है इंडिजिनस बैंक। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट आता है, ऑफ कोर्स यार, एक्सपोर्ट, यस, एंट्री पोर्ट, मतलब एक कंट्री से परचेस करके दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करो, ये भी फॉरेन ट्रेड वाला पार्ट है। नेशनल ट्रेड, नेशनल बोले तो विद इन इंडिया, तो ये फॉरेन ट्रेड का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट। न्यू पोर्ट कौन से भाई फिलहाल इंडिया में? कांडला, यस, कोची ये भी नया नया है, न्हावा शेवा ये भी न्यू पोर्ट है, मुंबई वहां पे पोर्ट है लेकिन वो न्यू पोर्ट नहीं, बहुत पुराना है, ठीक है। और इसकी जगह एक आपको नाम भी बता दूं, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम इज ऑल्सो न्यू पोर्ट, ठीक है। सो दिस आर ऑड वर्ड आउट। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलो करते हैं ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। चीयर्स। अरे क्वेश्चन पढ़ो तो अब तक चीयर्स क्या कर रहे हो, ढोकलो। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो 4 ऑप्शन भी दिए तो अब तो मजा आएगा भाई, फटाफट टिक तो करना है। नहीं नहीं नहीं, टिक तो मुझे करना है, आपको पूरा सेंटेंस वापस लिखना है, ठीक है। चलो, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विद, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या आता है? प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, ये सब अलग है। यस, आंसर इज इफिशियंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज है उनका इफिशिएंट एलोकेशन हो, ये इकोनॉमिक वेलफेयर का पार्ट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में बच्चों चार्ट में ही सब कुछ बहुत चीजें कवर है वहां पे, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइज, मैक्रो ना, मैक्रो बड़े लेवल की बात चल रही है, पार्ट इकोनॉमी नहीं, हाँ एंटायर इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी का स्टडी करना है, मैक्रो इकोनॉमी का काम है। नेक्स्ट, यूनिट एट विच मार्जिनल यूटिलिटी बिकम इक्वल विद मार्केट प्राइस, ऐसा यूनिट जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी और मार्केट प्राइस सेम हो जाता है, इसी को बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, याद रखना, फिर मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू मार्केट प्राइस, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, इन रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी में क्या बोला है? एमयू कमोडिटी बिकम्स निगेटिव, हाँ मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाएगा कब? व्हेन टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी राइजिंग नहीं, कांस्टेंट नहीं, फॉलिंग, एग्जैक्टली। बच्चों अगर आपको याद होगा, टोटल यूटिलिटी ऐसा बढ़ते जाता है फिर डाउन होता है, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली कम होता है। तो जब ये एक पॉइंट आएगा जहां पे ये डायरेक्टली निगेटिव, मार्जिनल यूटिलिटी का निगेटिव हो जाएगा, और वो पॉइंट कब आएगा? जब टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ओके, तो टोटल यूटिलिटी जब फॉलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तब से एक लेवल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के बाद फॉलिंग होता है, तो जब फॉल होगा मार्जिनल टोटल यूटिलिटी, तब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव में जाएगा। नेक्स्ट, द डिमांड फॉर कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूज, मतलब ऐसी कमोडिटी जिसके सेवरल यूज है। जॉइंट डिमांड नहीं, जॉइंट डिमांड में तो क्या होता है, मल्टीपल गुड्स की डिमांड होती है एक नीड सेटिस्फाई करने के लिए, वो जॉइंट डिमांड होता है। यस, आंसर इज कंपोजिट डिमांड एंड एग्जांपल इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कितने सारे यूज है, मल्टीपल यूज के लिए एक ही डिमांड है, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मल्टीपल यूज, इट इज कंपोजिट डिमांड। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बच्चों लॉ देने वाले और हमें तकलीफ देने वाले का नाम हम कैसे भूलेंगे, सपने में भी याद रहेगा, अल्फ्रेड मार्शल। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, ऐसे लिखते हैं ना हम, तो याद भी रखना, नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट,
डिमांड कर्व इज पैरेलल टू डैश डैश एक्सिस. डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इन केस ऑफ, मतलब ये वाई एक्सिस होता है ना, तो ऐसा डायरेक्टली डिमांड कर्व रहेगा. ऐसा कौन सा कर्व रहेगा, मतलब ये ऐसा कर्व होगा कि प्राइस कितनी भी क्यों ना प्राइस ये प्राइस होती है, ये क्वांटिटी. ठीक है, अगर वाई एक्सिस को पैरेलल है, मतलब इसका मतलब ऐसा हुआ कि थोड़ा भी प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड इनफाइनाइटली चेंज होगा, बहुत रिस्पॉन्स मिलेगा. देन इट इज परफेक्टली क्वांटिटी डिमांडेड. उल्टा हो गया, यहाँ पे प्राइस रहेगा चेंज होते रहेगा और क्वांटिटी उतना ही रहेगा. ओके, मतलब इसका मतलब प्राइस कितना भी चेंज क्यों ना हो जाए, क्वांटिटी सेम रहेगा, मतलब जीरो रिस्पॉन्स. बोले तो इन इलास्टिक, इट मीन्स परफेक्टली इन इलास्टिक. इनपरफेक्ट इन इलास्टिक, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. कुछ फर्क नहीं, प्राइस में कुछ भी हो जाए, डिमांड सेम. नेक्स्ट, ईडी इक्वल टू जीरो. ओके, मतलब ईडी बोले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो. इसी का मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक. इसी का मतलब प्राइस में कितना भी चेंज हो, डिमांड में चेंज नहीं होगा. ऐसा कब होगा, लग्जरी तो डिमांड चेंज हो जाएगा ना प्राइस चेंज होने के बाद. नॉर्मल गुड्स नहीं. हाँ, नेसेसिटीज, एग्जैक्टली. नेसेसिटी के केस में हमें तो खरीदना ही खरीदना है, प्राइस कितना भी क्यों ना बढ़ जाए. ठीक है, आंसर इज सी. नेक्स्ट, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व शुड. ओके बच्चों, डाउनवर्ड मूवमेंट है सप्लाई कर्व का. सप्लाई कर्व डिमांड डाउनवर्ड है ऑन सेम सप्लाई कर्व. ओके, सप्लाई कर्व नॉर्मली ऐसा होता है, तो सेम देखो, जैसे सेम सप्लाई कर्व आ जाए ना तो समझ जाओ इंक्रीज और डिक्रीज ये तो गया, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज में इंक्रीज अगर हुआ सप्लाई तो राइट साइड में कर्व डायरेक्टली राइट साइड का कर्व होता है और लेफ्ट साइड में डायरेक्ट चेंज होता है, मतलब सेम मूवमेंट नहीं होती, कर्व चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है डायरेक्ट. ठीक है, तो अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज द आंसर. सप्लाई कर्व सेम कर्व पे अगर मूवमेंट डाउनवर्ड है, नीचे नीचे आ रहा है, इट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. नेक्स्ट, नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट. एक और एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करके जो एडिशनल कॉस्ट रहेगा, इसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, नेक्स्ट, द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ओके बच्चों, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा एक पॉइंट होता है जहां पे डिमांड एंड सप्लाई देखकर प्राइस डिसाइड की जाती है, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस. व्हेन डिमांड इक्वल टू सप्लाई, ओके, वो पॉइंट इज इक्विलिब्रियम प्राइस. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ. बच्चों हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नाम आया रे आया, एक ही नाम आएगा, आना चाहिए दिमाग में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ओके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का सबसे बड़ा फीचर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट आर क्लोज सब्सटीट्यूट. याद रखो क्या बोल रहा हूं मैं. इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये फीचर है उसका. नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू मेजर. इंडेक्स नंबर किस लिए बना है? चेंज इन क्वांटिटी लेवल, चेंज इन प्राइस, चेंज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, चेंज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. भाई ये मेनली है तो प्राइस के लिए, चेंज इन प्राइस लेवल. प्राइस लेवल में कितना चेंज होता है वो देखने के लिए इंडेक्स नंबर डेवलप हुआ है. नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम सिंगल वेरिएबल. सिंगल यूनी मतलब सिंगल, वेरिएट मतलब वेरिएबल, तो यूनिवेरिएट इंडेक्स बोले तो सिंगल वेरिएबल. इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड यूजिंग. इंडिया में कौन सा मेथड यूज होता है? एक्सपेंडिचर, इनकम, आउटपुट या कॉम्बो? आंसर इज कॉम्बो. आउटपुट मेथड और इनकम मेथड का कॉम्बिनेशन से नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है इंडिया में. एनएनपी इज ऑब्टेन बाय. बच्चों एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, और जब नाम आ जाए नेट तो समझ जाओ ग्रॉस में से डेप्री माइनस करने के बाद नेट आएगा. क्या बोल रहा हूं मैं? ग्रॉस में से नेट माइनस करने के बाद डेप्री आएगा. ठीक है, तो ग्रॉस क्या, हमें एनएनपी चाहिए ना, तो एनएनपी के लिए जीएनपी में से डेप्री माइनस करना पड़ेगा. तो देखो कहां पे दिया है, डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी, आ गया आंसर ए. ठीक है, जीएनपी से डेप्री माइनस करो, एनएनपी आएगा. नेक्स्ट, अगर यहां पे आंसर एनडीपी होता ना बच्चों, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आंसर जीडीपी आता. जीडीपी में से डेप्री निकालो. ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम इट्स सिटीजन, बैंक, सेंट्रल बैंक एटसेट्रा. ओके, गवर्नमेंट
उन्हीं कंट्री के सिटीजन से, सेंट्रल बैंक से या बैंक से बोरो कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? अरे यार, कंट्री की में बात चल रही है, इट इज इंटरनल डेप्ट। फॉरेन कंट्री से लेते तो फिर एक्सटर्नल डेप्ट होता। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनेंशियल पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड बाय, फाइनेंशियल या फिर फिजिकल पॉलिसी जो भी है वो इंप्लीमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट। अरे आपने सुना होगा ना, जो फाइनेंशियल बजट किसने डिक्लेयर किया? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करवाती है। नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर, लिए भाई कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर, अरे कैपिटल मार्केट नाम आते ही समझ जाओ लॉन्ग टर्म, मनी मार्केट का नाम आते ही समझ जाओ शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म फंड के लिए। डिपॉजिट दैट्स आर विड्रॉएबल ऑन डिमांड, ऐसे डिपॉजिट जो डिमांड करते ही वापस मिल जाएगी, तो डिमांड पे मिलने वाला है तो डिमांड डिपॉजिट। ओके, और ऐसे डिपॉजिट जो डायरेक्ट मैच्योरिटी पे ही पैसे मिलेंगे, अगर ऐसा पूछा होता तो आंसर टाइम डिपॉजिट आता। नेक्स्ट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ नेशन। ओके, बाइंग सेलिंग विद इन बाउंड्रीज ऑफ नेशन, कंट्री के कंट्री में। फॉरेन ट्रेड नहीं, एक्सपोर्ट नहीं, एंट्रीपोर्ट नहीं, यस इट इज इंटरनल ट्रेड, क्योंकि क्लियर दिया है विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन, नेशन के बाउंड्री में बोले तो इंटरनल। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रेफर टू एज, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसी को और क्या बोलेंगे? नेशनल ट्रेड बैलेंस। अरे नेशनल का क्या संबंध भाई, यहाँ पे फॉरेन की बात चल रही है, तो इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस आंसर इज करेक्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड को ही इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस बोला जाता है। ठीक है, और यहां से हमें ये भी क्लियर हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। ठीक है, फाइनली लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चों। यस यस यस, ज्यादा नहीं टाइम लगेगा, 10 मिनट में हो जाएगा। ओके, जागते रहो। असर्शंस एंड रीजनिंग, मेरे हिसाब से मैं तो बोलता हूँ इसमें परफेक्ट जिसका कंसेप्ट है उसी के लिए क्वेश्चन बना हुआ है। डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, शांत दिमाग, एकदम शांत, कूल, पढ़ो ठीक से। ए क्या दिया है, आर क्या दिया है, असर्शन क्या है, मतलब असर्शन ये स्टेटमेंट और रीजनिंग उसका लॉजिक। ठीक है, तो दोनों ठीक से पढ़ो और फिर डिसीजन लो। मतलब मैं तो बोलता हूँ ये ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है, दैट्स इट, बस ट्रू और फॉल्स है, बस दो क्वेश्चन को कॉम्बो बना के दिया है। ठीक है, लेकिन शांत दिमाग। फर्स्ट देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज स्लाइसिंग मेथड, सही बात है, माइक्रो में स्लाइसिंग मेथड उसका फीचर भी है। ठीक है, मतलब ए तो ट्रू है। आगे, स्लाइसिंग मेथड इज अ स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, क्या बात कर रहे हो यार, स्लाइसिंग में हम इकोनॉमी के टुकड़े टुकड़े करते हैं, होल इकोनॉमी नहीं, तो ये फॉल्स है, आर इज फॉल्स, तो आंसर मिल गया ए इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू एंड रीजनिंग इज फॉल्स, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड। हाँ, जब जनरल प्राइस लेवल की आती है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है डन, क्योंकि जनरल प्राइस लेवल मतलब वो इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरे नेशन की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। आगे, इट डील्स विद डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। गलत 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 गलत, ये जो है ना प्राइस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस, ये प्राइसिंग थ्योरी इन द सेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो आर गलत है। अगेन सेम, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, सही बात है, मुझे अगर किसी चीज की जितनी इंटेंसिटी रहेगी उतना मुझे उसका यूटिलिटी रहेगा, इंपॉर्टेंस रहेगा, राइट, तो सही बात है। द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो इथिकल कंसिडरेशन, हाँ ये भी बात है, हमने देखा हुआ है बच्चों, फीचर्स में था यूटिलिटी के इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, वो चाकू वाला एग्जांपल, मर्डर करो नहीं तो फ्रूट कट करो, दोनों में यूटिलिटी है, आया याद? यस, तो दोनों सही है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ वांट और इथिकल कंसिडरेशन इसका कोई संबंध नहीं है, राइट, मतलब ये इसका लॉजिकल रीजन नहीं है। तो देखो आंसर इज बोथ असर्शंस एंड रीजनिंग इज ट्रू, दोनों भी ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आंसर 4 आएगा। जो अब देखो ना सेंटेंस से देखो, दोनों में कुछ लॉजिक ही नहीं है, यूटिलिटी और इथिकल कंसिडरेशन का कोई संबंध नहीं, सो इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट, एमयू कर्व स्लोप अपवर्ड्स, एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, अरे यार मार्जिनल यूटिलिटी कम होती भाई, लॉ ऑफ डीएमयू पता है क्या नहीं, एज द यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम इंक्रीजेस, जैसे यूनिट्स बढ़ते तो ये कम होते जाता है भाई, मार्जिनल यूटिलिटी स्लोप अपवर्ड, ये गलत है, कंफर्म। आगे, marginal utility goes on diminishing with every successive increase in consumption of commodity, ये बात सही है
कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिमिनिश होता है जैसे जैसे हम सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। तो ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, दैट इज आर इज ट्रू, रीजनिंग इज करेक्ट। नेक्स्ट, ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। सही बात है भाई, मेरी ख्वाहिश है, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, बस ये सिर्फ डिजायर है बट डिमांड नहीं है। सही है। इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स डिजायर विच इज बैक्ड बाय, दो चीजें चाहिए बच्चों डिजायर के साथ साथ, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, तब जाके वो डिमांड बनता है। ये भी सही है। तो यस, बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन भी सही है उसका। नेक्स्ट, अंडर एक्सेप्शनल केसेस डिमांड कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। एक्सेप्शनल केस में नॉर्मली तो हमें पता है डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड ही होता है, सीधी सी बात है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन आंसर यस, एक्सेप्शनल सिचुएशन में पॉजिटिव होता है। सही बात है। इन एक्सेप्शनल केसेस कंज्यूमर बाय मोर व्हेन द प्राइस राइज एंड बाइज लेस व्हेन प्राइस फॉल्स। इसे तो एक्सेप्शन बोलते हैं ना। नॉर्मल लॉ क्या है, एज द प्राइस इंक्रीज डिमांड फॉल्स, राइट। तो एक्सेप्शन अपोजिट रहेगा ना, एज द प्राइस इंक्रीज डिमांड ऑल्सो इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड ऑल्सो डिक्रीज। तो दोनों भी सेंटेंस सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। आंसर इज थर्ड वन, बोथ assertion and reasoning is correct and also reasoning is the correct explanation of assertion. Next, the slope of demand curve is rectangular hyperbola in case of unitary elastic. बच्चों unitary elastic में rectangular hyperbola ऐसा slope होता है डिमांड का। आंसर इज करेक्ट। नहीं अगर डाउट है तो पढ़ लो भाई, लॉ आपका पढ़ने की जरूरत है आपको। परफेक्ट इलास्टिक निकाल के देख लो, डायग्राम देख लो, डायग्राम के नीचे लिखा होगा वहां पे परफेक्ट मिल जाएगा आपको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। In unitary elastic demand, percentage change in price leads to more than proportionate change. नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत। यूनिटरी में मोर नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, पर प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, राइट ना। तो ऐसा बोला जाता है। यहाँ पे मोर देन बोल रहे हैं, गलत है। सो ए ट्रू है लेकिन रीजनिंग फॉल्स है। आंसर इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट, ये भाई कितना है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो assertion, total expenditure method measures elasticity of demand at given point of demand curve। बच्चों जितना मुझे याद आ रहा है ना, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंडिचर देखा जाता है कि कितने एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ, लेकिन कोई कर्व नहीं ड्रॉ किया जाता। ओके, वहां पे बस फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, तो कर्व, ये गलत बात है। मैं तो बोलता हूँ सेकंड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आंसर कंफर्म ये आएगा, क्योंकि असर्शन अगर फॉल्स है तो ऐसा ऑप्शन एक ही है ना, दूसरा कहीं पे है ही नहीं असर्शन फॉल्स वाला, कोई क्या ऑप्शन है। फिर भी देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। यस बच्चों, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ, किस चीज का मल्टीप्लीकेशन, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। अगर मेरे पास स्टॉक ही नहीं है तो सप्लाई कर ही नहीं सकता। सही है बॉस, स्टॉक इज द सोर्स ऑफ सप्लाई, ये भी कबूल है। स्टॉक ही तो सोर्स है, स्टॉक ही नहीं है तो सप्लाई क्या करेंगे यार। तो बोथ आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन इज आल्सो करेक्ट। आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट, असर्शन क्या है, द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर स्लोप डाउनवर्ड। सप्लाई कर्व तो हमेशा ऊपर जाता है, लेबर का है ना, तो ये डाउनवर्ड नहीं जाता, इट बेंड्स बैकवर्ड, इट बेंड्स बैकवर्ड। बच्चों ऐसा होता है, वो लेबर का सप्लाई कर्व पहले पहले बढ़ते जाता है, एक लिमिट के बाद कम होते जाता, मतलब ऐसा होता है वो। ठीक है, बेंड बैकवर्ड, पीछे जा रहा है, नीचे नहीं जाता कभी। ठीक है, तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वेज रेट राइजेस, ओके, रीजनिंग क्या है, एक टाइम के बाद जब वेज रेट बढ़ा दिया जाता है, सप्लाई ऑफ लेबर टेंड्स टू फॉल। सही बात है, आप पैसे बढ़ाते जाओगे मतलब मैं 24 घंटे थोड़ी काम करूंगा, एक टाइम के बाद उल्टा सप्लाई कम हो जाता है। ठीक है, तो ए वाला फॉल्स है, बी वाला ट्रू, आर वाला मतलब समझ लो, भावना समझो यार। यस, आंसर इज दिस वन, असर्शन फॉल्स, रीजनिंग ट्रू। नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्ट इज द प्राइस मेकर। मोनोपोलिस्ट भाई अपन अकेला है मार्केट में, अपन ही तो प्राइस बनाएंगे, प्राइस मेकर। एंड मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स द प्राइस ऑफ ओन प्रोडक्ट एज ही कंट्रोल द होल मार्केट सप्लाई। ये भी बात सही है, मोनोपोलिस्ट मतलब पूरा मार्केट में जितना सप्लाई है वो मेरा ही तो है, मैं ही तो सप्लाई कर रहा हूं, उसके सिवा कोई है ही नहीं देने वाला। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी
ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो, क्योंकि मोनोपोलिस्ट अकेला है मार्केट में, इसलिए वो प्राइस मेकर है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक। मैंने अभी तो बोला कुछ देर पहले, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आया तो मोनोपोलिस्टिक नाम आना ही चाहिए। आगे, अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ऑल द प्रोडक्ट्स आर, क्या बोला था मैंने आपको, ऑल द प्रोडक्ट्स आर क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एग्जैक्टली, यहाँ पे परफेक्ट दिया है, नहीं चलेगा भाई, क्लोज होता तो मान जाते, यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नॉट एक्सेप्टेबल। तो assertion इज ट्रू बट रीजनिंग इज फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल डिवाइस। एक्सेप्टेड, एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है। इंडेक्स नंबर मेजर ओनली चेंज इन द प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंडेक्स नंबर में सिर्फ प्राइस लेवल का डिफरेंस देखा जाता है। मान जाते बच्चों हम, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा कि इंडेक्स नंबर में क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी होता है, प्राइस इंडेक्स नंबर होता है और वैल्यू इंडेक्स नंबर भी होता है, राइट। तो अब कैसे मान जाए कि ओनली चेंज इन प्राइस? आंसर इज फॉल्स। तो असर्शन ट्रू बट रीजनिंग इज फॉल्स। नेक्स्ट, जनरली अरिथमेटिक मीन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सही बात है, इंडेक्स नंबर में बच्चों नॉर्मली एवरेज यूज किया जाता है, दैट इज अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन इज सिंपल टू कंप्यूट कंपेयर टू अदर एवरेज। और बच्चों इसमें वेटेड एवरेज नहीं होता, अरिथमेटिक मीन में वेटेड वगैरह एवरेज नहीं होता, सिंपल सबकी टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो इट इज एक्चुअली इजी टू कैलकुलेट। सही बात है, सो दोनों स्टेटमेंट भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट, इन नेशनल इनकम वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी आर कंसिडर। नेशनल इनकम में बच्चों यस फाइनल गुड्स की वैल्यू कंसिडर किया जाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इग्नोर की जाती है। नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। सही बात है, नेशनल इनकम पैसे में ही एक्सप्रेस किया जाएगा। तो दोनों भी स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी। ट्रांसफर पेमेंट आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, गलत। ट्रांसफर पेमेंट क्लियरली दिया हुआ, इग्नोर करो नेशनल इनकम में, तो ए फॉल्स है, तो एक ही तो आंसर आएगा, दूसरा कोई ऑप्शन स्कोप ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। सही है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, लोकल बॉडीज जो भी उन्होंने जो खर्चा किया, दैट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। Public expenditure is undertaken for protection of citizen, satisfying their collective want and promoting their economic and social welfare. ये भी बहुत लॉजिकल है बच्चों, गवर्नमेंट खर्चा करती किस लिए? ऑफ कोर्स पब्लिक के वेलफेयर के लिए। तो स्टेटमेंट भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी। नेक्स्ट, रेजिंग डेप्ट इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी ऑफ एनी गवर्नमेंट। नॉर्मली बच्चों गवर्नमेंट को नॉर्मली लोन लेना ही पड़ता है, यस सही बात है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जनरली एक्सीड्स गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू से, इसीलिए तो लोन लेना पड़ता है। सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है बच्चों। आमदनी अट्टनी खर्चा रुपया, इसलिए लेना पड़ता है लोन भैया। गवर्नमेंट पे बहुत लोन हो गया है क्योंकि उनका एक्सपेंस ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिट कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। खत्म, इधर ही किस्सा खत्म, क्योंकि क्रेडिट कंट्रोल ये किसका फंक्शन है? सेंट्रल बैंक का। क्रेडिट क्रिएशन ये कमर्शियल बैंक का फंक्शन। ओके, तो अगर ए फॉल्स है तो आंसर यही रहेगा। आप भी एग्जाम में ऐसे करो बच्चों, टाइम लिमिटेड है अपने पास। स्टॉक एक्सचेंज इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ मनी मार्केट। आइला, मनी मार्केट के कंस्टिट्यूएंट्स मुझे याद है यार, याद है, उसमें स्टॉक एक्सचेंज है ही नहीं। ओके, उसमें आरबीआई है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज जो भी है, स्टॉक एक्सचेंज नहीं है मनी मार्केट के कंस्टिट्यूएंट्स में। तो ए इज फॉल्स, तो आर ट्रू ही होगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट, ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ट्रेड ये ऐसा इंजन है जिसकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। सही बात है, बिजनेस मतलब जितना ट्रेड बढ़ेगा वैसे इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी, इट इज क्वाइट लॉजिकल। ट्रेड प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक्सेप्टेड, ट्रेड है, ट्रेड बढ़ेगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। सही बात है, स्टेटमेंट भी करेक्ट है और उसका एक्सप्लेनेशन भी। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रेफर टू एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अरे नहीं यार, कुछ देर पहले ही हमने देखा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम इंटरनेशनल ट्रेड बोल सकते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं। ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है बच्चों? बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया उसका डिफरेंस मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है फिर? बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब बच्चों समरी स्टेटमेंट होता है जिसमें इंटरनेशनल स्टेटमेंट्स, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सब लिखे जाते हैं।
तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ए फॉल्स है एंड रीजनिंग इज ट्रू। ठीक है, दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों ऑब्जेक्टिव्स हमने यहाँ पे कवर किए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। स्टे ट्यून्ड टू केके तब तक के लिए स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर दो यार। नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो पूरा क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ोगे? पूरा नहीं पढ़ोगे तो 80+ 90+ स्कोर कैसे करोगे? चलो नमस्ते, बाय बाय।